and good morning to everyone. डॉक्टर श्याम ने जो भी मेरे बारे में बताया या इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, उससे मेरा दिन फिर से बन गया। थैंक यू डॉक्टर श्याम, आप ही हमारी प्रेरणा हो। हम आप तक ही देख के जितना भी मन लगा के ये सारी स्टडीज लेके आते हैं, वो सारा आप ही के वजह से है। सो थैंक यू ऑलवेज फॉर मोटिवेटिंग एंड बैकिंग अस। इसी के साथ में जो राजीव जी ने बताया कि डॉक्टर श्याम हमारे एसआर के है, उनके लिए वो एसआर के है, हमारे लिए वो गुरु है। तो इसके साथ ही मैं फिर से ये बताना चाहूंगी कि बहुत अच्छा स्टडी डॉक्टर श्याम ने हमारे साथ में शेयर किया है कि कैसे आपको एक्टिविटी करना चाहिए। एक्टिविटी को व्यायाम के हिसाब से ना लीजिए, एक्टिविटी को आपके छंद के हिसाब से, आपके हॉबी के हिसाब से लीजिए। तो आपको डांसिंग पसंद है, डांसिंग करिए। आपको शटल खेलना पसंद है, बैडमिंटन खेलना पसंद है, वो करिए। और एक्टिव रहिएगा। 2 घंटा डॉक्टर श्याम ने बताया उसका अवधि रहना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ में आज के हमारे सत्र में हम जाएंगे। और आगे बढ़ते हुए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और स्क्रीन शेयर के साथ में आज का मैं सत्र शुरू करूंगी आपके लिए। लेकिन आज का सत्र शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे के जाना चाहूंगी, जो कि हमारे 6th डे में हमने डिस्कशन किया था। उस दिन में मैं लेके जाना चाहूंगी। आप सोच रहे होंगे कि आज का हमारा 9वां दिन है, लेकिन हम 6th डे के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरे समझने समझाने में थोड़ी सी आगे पीछे हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो आज के मेरे इस सत्र में मैं उसको सही कर दूं। तो क्विकली हम इसके बारे में जान लेंगे कि ये कंसेप्ट क्या था। और मैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ध्यान से सुना और ध्यान से सुनते हैं। तो हमारा ये कंसेप्ट था कि हमें रात को ही नींद क्यों आती है और हम सुबह ही क्यों जागते हैं, हमें सुबह ही फ्रेश क्यों लगता है। तो इसके लिए हमने एक उदाहरण दिया था, और वो उदाहरण जो था वो था हमारे बॉडी क्लॉक का, हमारी सिग्नल का, जो पहला मेन हमारा इनर क्लॉक है उसका। तो वो मेन इनर क्लॉक जो है हमारा, वो है हमारा मास्टर क्लॉक, जो है हमारे मस्तिष्क में। मेरा आप कर्सर देख पा रहे होंगे। तो जब रात होती है, तो रात के साथ में ही एक निद्रा जनन करने वाला पदार्थ हमारे मस्तिष्क में स्तरित होता है, उसको हम मेलाटोनिन बताते हैं। तो मेलाटोनिन की मात्रा जो है वो रात को बढ़ती जाती है। जैसे जैसे शाम होगी, जैसे जैसे अंधकार बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मेलाटोनिन भी बढ़ता जाएगा। तो वो निद्रा जनन करता है। तो मेलाटोनिन रात को ज्यादा रहेगा, इसके वजह से हमें निद्रा आएगी। सुबह जब सूरज की रोशनी आती है, तब मेलाटोनिन धीरे धीरे घट जाता है। तो मेलाटोनिन लाइट से सेंसिटिव है। लाइट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मेलाटोनिन घटता जाएगा, और हमें एहसास होगा कि सुबह हो गई है, अभी जागना है। ये था नॉर्मल मैकेनिज्म, कैसे हमारा बॉडी क्लॉक नींद के साथ में काम करता है। अब जानेंगे कि कैसे ये जो बॉडी क्लॉक हमारा है, जब हम ब्लू लाइट का उपयोग करते हैं, जैसे स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ जाता है, तो इसके ऊपर क्या एक्शन होता है। अभी मेलाटोनिन निद्राजनक है, तो वो रात के समय में जो है, रात के समय में उसको बढ़ना चाहिए और सुबह के समय में घटना चाहिए। अब क्या हो जाता है कि समझ लीजिए रात का समय है और आपने लाइट्स ऑन रखे हैं, स्क्रीन आपका ऑन है, तो क्या हो जाएगा, मेलाटोनिन जो है निद्रा जनन करने वाला, उसको अभी भी ये चेतना मिलती रहेगी कि ये सुबह का टाइम है। तो क्या हो जाएगा, मेलाटोनिन की मात्रा कम हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। सप्रेस होते होते वो दिन का जैसे एक्टिवनेस रहता है, वो वाली फीलिंग हमें देगी और हमारी नींद को उड़ा देगा। तो ये ब्लू लाइट या स्क्रीन का एक्सपोजर रात के समय में हमारी नींद को डिस्टर्ब करेगा, हमारी स्लीप वेक साइकिल को डिस्टर्ब करेगा। तो इसीलिए हमें रात के समय में स्क्रीन का एक्सपोजर को कम करना है। तो ये था एक कंसेप्ट जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। तो इसी के साथ में हम शुरू करेंगे हमारा आज का सत्र। और आज का सत्र जो है हमारा, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में हम जानने वाले हैं दो चीजें।
कार्बोहाइड्रेट एंड डाइटरी फाइबर, उनका रोल हमारे बॉडी क्लॉक के ऊपर कैसे होता है। तो चलिए शुरू करेंगे। और आज का 9वां दिन है जैसे राजीव जी ने बताया, और जैसे मैंने बताया कि 21 दिन का तोहफा है आपके लिए। 9 दिन बीतने आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी गए हैं, और आज के दिन में भी आपके तोहफे का एक लेयर हट रहा है, और उसमें आज हम बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। तो हम एक्टिव रहिएगा, चैट बॉक्स को यूज करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए। तो हम शुरू करते हैं आज का सत्र। पहला सवाल आपके लिए है, कितने लोगों को ये फीलिंग आपने अनुभव किया है कि बहुत हेवी खाना खाया है, और खाना खाने के बाद में कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाया है, और पराठा हो गया या बाकी कोई चीज होगी जो हेवी है डाइजेशन के लिए, वो खाने के बाद में नींद आई है आप लोगों को। कितने लोगों ने ये अनुभव किया है कि खाना खाने के थोड़ी देर पहले नींद आती है। और अगर किसी को उसका कारण पता हो तो एक शब्द में अगर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि खाना खाने के बाद में थोड़ी देर के बाद में बहुत नींद आती है। और वो नींद की इंटेंसिटी जो है वो निर्भर करती है कि किस तरीके का खाना हमने खाया है। तो आंसर आने शुरू हो गए हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि यस, हमने सभी ने अनुभव किया है कि नींद आती है। तो चलिए जानते हैं उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है कि क्यों नींद आती है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि एक खाना है, थाली है जो बहुत ही रिच है, कार्बोहाइड्रेट से भरा पूरा है, और उसको हमने खाया। अब जब बहुत सारा खाना हमने खाया तो क्या हो जाता है, शरीर के तरफ शरीर शरीर को लगता है कि एक बहुत बड़ा काम आया है। तो शरीर जो है अपना सारा ब्लड का फ्लो है, रक्त का अभिसरण जो है वो हमारे स्टमक के तरफ दे देता है, पेट की तरफ दे देता है। जब पेट की तरफ दे देता है तो क्या हो जाता है कि सारा ब्लड फ्लो ब्रेन से कम होते हुए पेट की तरफ ज्यादा चला जाता है। अब ब्रेन जो है, ब्रेन को बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत रहती है एक्टिव रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए। अब जब ब्रेन में वो ऑक्सीजन और ब्लड की मात्रा धीमी हो गई है, बंद नहीं हुई है, स्लो डाउन हो गई है, स्लो डाउन होते होते क्या हो जाता है, हमें एक थोड़ी सी थकान सी नहीं बोल सकेंगे हम, एक लिथार्जी सी फील होती है, एक डल सा फील होता है, और नींद आना शुरू हो जाती है। तो ये कारण है कि क्यों हम लोग जब हेवी खाना खाते हैं तब हमें बहुत नींद आती है। उसको थोड़ा कालावधि लगता है जब ब्लड का फ्लो हमारे पेट की तरफ जाता है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हुए हम जानेंगे कि हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनका हमारे शरीर के ब्लड ग्लूकोज के ऊपर कैसे परिणाम होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को आप देख पा रहे हो जो ग्रीन कलर का है, खा हमने कार्बोहाइड्रेट से भरा पूरा खाना खाया, और खून में चीनी की मात्रा जो है वो एकदम से बढ़ गई है। अब एकदम से बढ़ गई है तो क्या होता है, एकदम से बढ़ गई है, उसका कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो प्रोटीन जो है हमें धीमी गति से एनर्जी दे रहा है, और ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको धीमी गति से रिलीज कर रहा है, और फैट उससे भी ज्यादा धीमी गति से दे रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाते हो तो हमारे शरीर में जो शुगर की मात्रा है वो एकदम से बढ़ जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये अच्छा है कि बुरा है, इसके लिए भी एक आपके लिए सवाल है कि अगर ये अगर हमें पता चलता है तो क्या हमें कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना चाहिए। आपका क्या मत है इसके ऊपर? फटाफट चैट बॉक्स को यूज करिए और बताइए कि अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्लड में चीनी की मात्रा को एकदम से बढ़ा देता है तो क्या कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड हमें करना है, कार्बोहाइड्रेट लेना बंद करना है, हाँ या ना? में आप जवाब दे सकते हैं। तो बलोती जी ने बताया कि नॉट गुड, बैड है हमारे लिए। सपना जी ने भी बताया अवॉइड करना चाहिए, यस बोल रहे हैं सब लोग। बैड है, नहीं लेना चाहिए भी बताया है, एब्सोल्युटली नहीं लेना चाहिए। बैड है, हाँ त्रिपाठी जी ने बताया कि यस, ओके, कम करना चाहिए। आपके सभी के आंसर बहुत
उत्तेजना देने वाले हैं, और ये सही बात है कि कार्बोहाइड्रेट अगर है तो हमें उसको क्या पूरी तरीके से बंद करना चाहिए या लिमिट करना चाहिए, चलिए जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट को हम पूरी तरीके से लेना बंद नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं बंद कर सकते हैं? क्योंकि ब्रेन जो हमारा सबसे वाइटल ऑर्गन है, उसकी डिपेंडेंसी हमारे कार्बोहाइड्रेट के इंटेक के ऊपर रहती है। क्योंकि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है, उन न्यूरॉन्स को ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मतलब ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट रहती है अपना फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए। तो ऐसा ब्रेन एक ऑर्गन है हमारे शरीर में जो कि कार्बोहाइड्रेट के ऊपर निर्भर है, इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमको क्विकली एनर्जी भी देता है। तो जब हम थके हुए हैं, हमें एकदम एनर्जी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट ही अच्छा उपाय रहेगा। तीसरी बात है कि ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर के लिए तीन इंपॉर्टेंट आधार स्तंभ है, उसमें से एक है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट। तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। चौथी बात यह है कि हमारे जो फूड प्लेट में है वो रिकमेंडेड है कि एक चौथाई भाग हमारे खाने की प्लेट में कार्बोहाइड्रेट रहना है। तो हमें ये समझ में आया है कि कार्बोहाइड्रेट भले ही शुगर की मात्रा को खून में बढ़ाता है, लेकिन हम उसको लेना पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने जाना, हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो चलिए जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है जो शरीर में घुल मिल जाता है आसानी से, और उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रहते हैं। ये हमारे शरीर को एनर्जी देने वाला एकमात्र पहला उपाय है, मतलब बहुत क्विकली देने वाला। प्रोटीन और फैट भी देते हैं, लेकिन कार्ब्स जरा जल्दी देते हैं, और उनसे जो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है उसमें ब्रेन और मसल्स ज्यादा से ज्यादा उसको उपयोग करते हैं। और ये बात तीसरी है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें शुगर्स, फाइबर्स और स्टार्चेस भी रहते हैं। तो ये इन शॉर्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये हमने यहाँ समझ लिया। आगे चलते हैं। ये स्लाइड मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले आप अगर टाइटल पढ़ते हो और टाइटल पढ़ने के बाद में आपके माइंड में एक मैकेनिज्म आता है जो हमने पहले भी डिस्कशन किया है, उसका नाम अगर आप चैट बॉक्स में डालेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको पहले वाले सत्र में हमने जो इंफॉर्मेशन दी है वो याद है या नहीं। फ्यूल आवर बॉडी, हमारा एक एग्जाम्पल था कार का, हमने दिया था, और बॉडी का दिया था। तो वो एग्जाम्पल दिया था कि कैसे हमारे शरीर में हम जो चीजें लेते हैं वो हमारे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके पीछे एक मैकेनिज्म हमने आपको बताया था। उस मैकेनिज्म का नाम अगर किसी को याद है, यस अरुण, अरुण जी ने बताया है मेटाबॉलिज्म, सबसे पहला आंसर मैं देख पा रही हूँ। संतोष जी ने दूसरा आंसर दिया है, बहुत सही, बहुत सही जा रहे हैं। अनु, अनु जी ने बताया है, दीपक जी ने बताया है, सतिंदर जी ने बताया है, यस चंद्रा जी ने बताया है, प्रार्थना नायर, ठीक है। तो बहुत सारे, राम सागर जी, यस नीलोबा जी, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। खुशी हुई मुझे ये जान के कि जो भी हमने आपको इंफॉर्मेशन पहले दिया है वो आप सभी को याद है। तो यही मेटाबॉलिज्म, हम जब कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं तो कैसे हमारे शरीर में घुल मिल के जो हम हमारे शरीर के लिए फ्यूल बनाता है मेटाबॉलिज्म करके, वो कैसे, ये यहाँ पे हम जानेंगे। क्या हो जाता है जब हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, वो हमारे शरीर में फूलता जाता है। एक समझ लो एक माला है मोतियों की जो हमने ली है, और उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, उसको हम थोड़ा टेंशन दे रहे हैं, तो उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। एक एक समय ऐसा आता है जब ये मोतियों की माला बिखर जाती है। अब जब बिखर जाती है तो क्या हो जाता है, पेट से वो निकल के एब्सॉर्ब, और ये है हमारा ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर है, घुल मिल गई है, वो अभी एब्सॉर्ब हो जाती है ब्लड स्ट्रीम में, और ग्लूकोज के फॉर्म में सेल्स में जाना शुरू कर देती है। और सेल्स में ग्लूकोज कैसे जाता है, इंसुलिन के मदद से। तो वो एंटर कर रहा है हमारे सेल्स में, क्योंकि उनको एनर्जी देनी है, सेल्स को एनर्जी देनी है अपना काम करने के लिए। अब अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो ये जो ग्लूकोज शरीर में आया है, सेल्स में आया है, ये यूज होता जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो क्या करेगा शरीर, एनर्जी को स्टोर करता जाएगा फैट के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि वो बाद में हमें यूटिलाइज होगा। तो ये हमने समझा कि कैसे
हमारा कंजम्पशन कार्बोहाइड्रेट का शरीर में हमारे हमको एनर्जी देता है और कैसे उसका हम उपयोग कर सकते हैं। अब जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के क्या प्रकार है। जैसे मैंने बताया कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट आप समझोगे तो एक एक जैसे से मोतियों की माला है, तो उसमें अलग कुछ नहीं है, वो ब्रेक करना थोड़ा आसान हो जाता है। कॉम्प्लेक्स जो है उसमें आते हैं स्टार्चेस और फाइबर्स, तो इसमें अलग अलग मोती मोती पिरोए गए हैं जो कि अलग स्ट्रक्चर के हैं या अलग मटेरियल से बने हुए हैं, लेकिन वो है तो कार्बोहाइड्रेट। इसका आसान एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी कि गेहूं है कार्बोहाइड्रेट, गेहूं है पूरे फॉर्म में। अब हमने गेहूं को पीस दिया, पीस देने के बाद में क्या हो गया कि गेहूं का जो एक आउटर लेयर रहता है वो अलग हो जाता है, वो है फाइबर। ठीक है, उसको हम यूज नहीं करते, उसको हम फेंक देते हैं। एक्चुअली वो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको छानने के बाद में जो दूसरा भाग निकलता है वो है हमारा गेहूं का आटा, वो है हमारे स्टार्चेस। अब गेहूं के आटे को और भी ज्यादा रिफाइन हम करेंगे और भी ज्यादा छानेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मैदा। तो मैदा जो है वो हो गया हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी इसमें तीन भाग जाने हैं ना, कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में है स्टार्चेस एंड फाइबर। तो फाइबर को हमें आज डिटेल में जानना है, तो चलिए जानेंगे फाइबर क्या है। तो फाइबर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक है सोल्यूबल और दूसरा है इनसोल्यूबल। अब सोल्यूबल को हम समझेंगे एक स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जो स्क्वीज होता है और जब फूलता है तो अगर ज्यादा पानी है तो उसको एब्सॉर्ब करके वो फूल जाता है। उसी तरीके से सॉल्युबल फाइबर जो है पानी में घुल मिल जाते हैं। घुलने के बाद में वो क्या करते हैं कि एक्सेस जो भी चीजें हमारे शरीर में रहते हैं, जैसे देखिए कि शुगर है या फैट है या कोई टॉक्सिन है, उनको एब्सॉर्ब करके फूल जाते हैं। या आप समझ लो ग्लूकोज ही है, क्योंकि ये फाइबर्स ग्लूकोज को अपने आप में ले लेंगे और फूल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए सोल्यूबल फाइबर। इनका क्या एक्शन है वो हम जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इनसोल्यूबल फाइबर का क्या है। इनसॉल्युबल फाइबर को समझ लीजिए ये है एक झाड़ू के तौर पे, क्योंकि वो रफ फॉर्म में है। ये क्या करते हैं, ये डाइजेशन से नहीं जाते हैं, ये शरीर में से पानी को ज्यादा एब्सॉर्ब कर लेते हैं और बिना डाइजेस्ट हुए हुए शरीर में हमारे आंतों को क्लीनिंग करने का काम करते हैं, तो शरीर से बाहर ये निकल जाते हैं। तो सोल्यूबल फाइबर को समझिए कि स्पॉन्ज है, तो स्पॉन्ज क्या करता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है, फूल जाता है, तो पेट भरा हुआ सा लगता है। मैंने बताया कि ये कैप्चर कर लेता है एक्सेस ऑफ फैट को। तो कैप्चर कर लेने की वजह से क्या हो जाता है, खून में चर्बी, लिपिड मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करता है, हमारे गट को बढ़ाता है, गट को अच्छा एनवायरनमेंट देता है, क्योंकि फाइबर गट के लिए एक खाना रहता है। गट के जो माइक्रोबायोटा रहते हैं, अच्छे और बुरे बैक्टीरिया, उनके लिए ये खाना बन जाता है, तो उसको हेल्प करता है, मदद करता है। ब्लड शुगर को भी इम्प्रूव करता है। तो जैसे मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल और शुगर की एक्सेस मात्रा हो तो ये अपने आप में उसको ले लेता है फूल के। इसके एग्जाम्पल आप समझ लो, एप्पल, बीन्स, नट्स, ओट मील, स्वीट पोटैटो और लेंटिल्स। और ये क्या करता है, हमारे आंतों में जाके खाने को एक सही जगह पे प्लेस करने का काम कर देता है, और उसी के साथ साथ हमारे गट बैक्टीरिया को हेल्प करता है। इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है, हाँ, घुलता नहीं है, वो पानी में घुल मिल नहीं जाता है। इसीलिए क्या करता है, पानी को एब्सॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन एब्सॉर्ब करके वो क्या करता है, आंतों को क्लियर करने का काम करता है। आपका मोशन हर दिन का जो है, सुबह का मोशन, वो क्लियर करता है, आंतों की हेल्थ को बनाए रखता है। उसके एग्जाम्पल है गेहूं, लीफी ग्रीन्स, किनवा जो कि एक मिलेट है, ब्राउन राइस और कुछ सीड्स जैसे फ्लैक्स सीड। तो इसके साथ में जो है पानी एब्सॉर्ब करने की वजह से बल्क बढ़ जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है। तो हमारा जो स्टूल्स रहते हैं, आंतों को क्लियर करने के लिए स्टूल को ज्यादा बल्क मिल जाता है, तो आसानी से मोशन पास हो जाता है। इसीलिए हमारे बावेल्स को रेगुलेट करने में इसका मदद होता है। अब जाने कि कैसे हमारे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर्स हमारे डाइजेशन को प्रभावित करते हैं, कैसे उनका डाइजेशन होता है। तो समझ लीजिए कि फूड
जो है फाइबर हमने लिया है, ये गया है हमारे स्टमक में, ये है हमारा पेट, जिसमें हम खाना खाते ही यहाँ हमारा खाना पहुंच जाता है और यहाँ डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो पानी में मिल गया है सॉल्युबल फाइबर हमारा, और पार्शियली डाइजेस्ट होना शुरू हो गया है स्टमक में। अब स्टमक से ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो अंदर का एक पोर्शन है पीला वाला, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या हो जाता है कि सोल्यूबल फाइबर जो है एंट्रैप्स दी शुगर, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, जो एक्स्ट्रा शुगर है, एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा लिपिड, कोलेस्ट्रॉल है, उनको कैप्चर कर लेता, उनको एक बंधन में बांध लेता है, ताकि वो हमारे ब्लड में ना जाए, ताकि हमें उससे ब्लड में ना जाते हुए हमारे शरीर में शुगर, फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना बढ़े। तो फाइबर लेना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बाइंड करके मोशन के थ्रू उनको बाहर निकालता है, ब्लड में नहीं जाने देता है। अब इनसॉल्युबल फाइबर की क्या एक्शन है? इनसॉल्युबल फाइबर क्या करते हैं? डाइजेस्ट नहीं होते हैं, पेट से निकल के आंतों में चले जाते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में वो क्या करते हैं? फूल जाते हैं। तो फूल जाने के बाद में क्या हो जाता है कि हमारा बावल मतलब स्टूल्स को जो है, फीकल मैटर को जो है बल्क मिलता है, वो बल्की हो जाते हैं, तो मोशन पास होना आसान हो जाता है। तो हमने एक्शन जान लिया, उनका कर्म जान लिया कि वो कैसे करते हैं, और उससे जानेंगे कि हमें फायदे क्या मिलते हैं। पहली बात तो हमारा कंट्रोल कर सकते हैं, वजन अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बात मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है शुगर को, ब्लड शुगर को मेंटेन कर, जैसे हमने अभी जाना कि वो उसको जगड़ लेते हैं। चौथी बात है हार्ट हेल्थ, जैसे हमने पहले ही जाना है कि कैसे कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है। तो ये फायदे देख लिए हमने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के। अब जानेंगे कि फाइबर हमारे आंतों को कैसे मजबूत बनाता है। तो मैंने बताया कि दो तरीके के बैक्टीरिया रहते हैं, गुड एंड बैड। तो गुड वाले हमारे फ्रेंड रहते हैं, हम उनको गट माइक्रोबायोम बताते हैं, लेकिन ये दोनों भी प्रेजेंट रहते हैं। अब इनमें से गुड बैक्टीरिया जो है उनको हमें बढ़ाना है, तो उनको बढ़ाने के लिए फाइबर क्या करता है? फाइबर उनका खाना बनता है, बैक्टीरिया का खाना है फाइबर। जब ज्यादा फाइबर मिलता है तो गुड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और बेनिफिशियल हो जाते हैं, और धीमे धीमे बैड बैक्टीरिया की मात्रा कम हो जाती है। और जैसे मैंने बताया कि ये आंतों को क्लियर करता है फाइबर, तो आंतों को जब अब क्लैरिटी मिल जाती है, एक पैसेज हमारा क्लियर है, तो क्या हो जाता है? आंतों में जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्सॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और क्या करता है फाइबर? ये जो है इंफ्लेमेशन जो है आंतों का, उनको कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करने का काम ये कर सकता है। बाद में जानेंगे कि फाइबर जो है कैसे, हमने अभी जाना कि जो हमारे आंतों के थ्रू टॉक्सिन्स को भी कैप्चर करता है और हमारे सिस्टम से, पेट से बाहर निकाल देता है, तो इसीलिए ये आंतों को स्ट्रांग बनाता है। अच्छा, तो मैंने तो आपको स्लाइड दिखा दी है अभी, तो भी मैं फिर से सवाल पूछना आपको चाहूंगी कि चलिए हमने अब तक तो जाना कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, फाइबर क्या है, उनके प्रकार क्या है, वो कैसे हमारे डाइजेशन को प्रभावित करता है, क्या क्या फायदे देता है। तो आप अभी ये तो समझ लिया है कि कार्बोहाइड्रेट पूरा बंद नहीं कर सकते हैं, उसको लेना है, लेकिन लेना है तो क्या उसकी क्वांटिटी ही हमें देखनी है या उसकी क्वालिटी भी देखनी है? आप क्या कहना चाहोगे? क्या दोनों जरूरी है, या ओनली क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, या ओनली क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है? दोनों में से आप किसको चुनना चाहोगे? आप चैट बॉक्स का यूज करके मुझे बता सकते हो कि क्या जरूरी है। अच्छा, अरुण जी ने बताया कि दोनों जरूरी है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी जरूरी है हमें लेना। ठीक है, अच्छा आंसर है। राइडर जी ने बताया है दोनों नहीं लेना है। अच्छा, बोथ, ओके, यस, बोथ, बोथ क्वालिटी क्वांटिटी दोनों जानना जरूरी है। सही जवाब है, दोनों जानना जरूरी है। तो चलिए जानेंगे, क्वांटिटी से शुरुआत करेंगे, बाद में क्वालिटी के ऊपर जाएंगे। तो क्वांटिटी की बात अगर हम करते हैं, तो मात्रा कितनी रहनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट की? तो ये जनरली देखा गया है कि जो हमारी शरीर की एनर्जी की डिमांड है, वो एनर्जी की डिमांड जो है वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू 50 से 55% मिलनी चाहिए हमें कार्बोहाइड्रेट के थ्रू। ये रिकमेंडेशन जो है बताया गया है। लेकिन क्या होता है, 50% हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे? ये हो रहा है
कि रियलिटी जो हमने अभी देखी है, जो भी हमें रिसर्च पेपर मिले हैं, जो भी संशोधन किए गए हैं, तो ये देखा गया है कि एक चौथाई कैलोरी इंटेक तो हमारा होल ग्रेन से हो जाता है। और एवरेज इंडियन जो है वो लगभग 47% जो है उनकी टोटल कैलोरीज जो आ जाती है वो होल ग्रेन से आ जाती है। इवन रूरल एरिया में भी 70% बस हम कार्बोहाइड्रेट का भी मतलब जो धान्य है उनका उपयोग करके, जिसमें जो कि कार्बोहाइड्रेट है 70% हम उसी से ले रहे हैं। ठीक है। और हमारा प्रोसेस फूड से भी हम 10% ले रहे हैं। अर्बन जो शहरी विभाग है उसमें तो फास्ट फूड जो रहते हैं प्रोसेस्ड वाले, तो उसमें तो लगभग प्रोसेस फूड से 30% हमें आ रही है, जो कि अगर आप सभी को देखें तो ये रेकमेंडेड जो था उससे बढ़ रहा है। तो हम जितना बताया है उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो गलत है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। फाइबर के बारे में जानेंगे, कितना फाइबर इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए। तो जैसे रिपोर्ट ने बताया है कि कैसे रिकमेंडेड है फाइबर की मात्रा पुरुष के लिए। अगर एक्टिविटी आपकी ज्यादा नहीं है तो आपको 30 ग्राम फाइबर लेना है एक दिन में। आपकी एक्टिविटी मॉडरेट है, मध्यम है, तो आपको 40 ग्राम लेना है एक दिन में। आप बहुत एक्टिव हो, बहुत ही हेवीली एक्टिव हो, तो आपको 50 ग्राम लेना है। उसी तरीके से महिलाओं में अगर आप एक्टिव नहीं हो तो 25 ग्राम लेना है। मॉडरेटली एक्टिव हो, मध्यम एक्टिविटी है आपकी, तो 30 ग्राम लेना है। ज्यादा एक्टिव हो तो 40 ग्राम लेना है। ये है रिकमेंडेशन। अब हम क्या करते हैं, देखेंगे कि हम इनको फॉलो करते हैं या नहीं। तो स्टडीज ने बताया है कि 10 भारतीयों में से 7 भारतीय जो है वो फाइबर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इससे हमने क्या जाना, ना तो हम कार्बोहाइड्रेट के रिकमेंडेशन को फॉलो कर रहे हैं, ना तो फाइबर के रिकमेंडेशन को फॉलो कर रहे हैं, जो कि गलत है। इससे हमें ये जानने में आया कि क्वांटिटी को तो हमने सही तरीके से फॉलो नहीं किया है, और हमें ये भी पता चला है कि कितना हमने लेना चाहिए। तो आज से चलिए उन रिकमेंडेशंस को फॉलो करना शुरू करेंगे जो कि हमें रिसर्च ने बताए हैं। अब जानेंगे क्वालिटी के बारे में। तो आपके हिसाब से हम जब क्वालिटी बताते हैं तो वो क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट की क्या हो सकती है? अगर कोई गैस आपके माइंड में आता है तो एक शब्द में आप चैट बॉक्स में लिखिएगा जरूर से कि जब हम क्वालिटी बताते हैं कार्बोहाइड्रेट की तो वो क्या हो सकती है। अगर आपके माइंड में क्विकली कोई कंसेप्ट आता है कि क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सतेंद्र जी का पहला जवाब है, बलोदी जी का दूसरा जवाब है, संतोष जी ने कॉम्प्लेक्स बताया है, कमल जी ने दोनों ही बताया है। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सोल्यूबल फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, बहुत अच्छे। तो बहुत सही आप देख रहे हो कि क्वालिटी किस डायरेक्शन में हमें जाना है। तो जानेंगे कॉम्प्लेक्स वर्सेस सिंपल कार्ब्स क्या रहते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो रहेंगे वो है लॉन्ग चेन। मैंने बताया कि मोतियों की माला है, लेकिन मोतिया जो है वो एक जैसे से नहीं है, अलग अलग है। तो वो हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। और कंपैरिजन करेंगे सिंपल, तो वो जो है शॉर्ट रहते हैं, छोटे रहते हैं, इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं हमारे शरीर में। ये लेता है लंबा समय शरीर में डाइजेस्ट होने के लिए। और सिंपल कार्ब्स बहुत ही जल्दी, जैसे कि शुगर है, जैसे कि मैदा है, बस शुगर को खा लो और एकदम से ब्लड में शुगर बढ़ गया। तो उसमें कोई फाइबर नहीं है, उसमें कोई समय नहीं लगने वाला है डाइजेशन के लिए। तो ये हो गया सिंपल, क्विकली एब्सॉर्ब होने वाला कार्बोहाइड्रेट। ये जो है हमारे ब्लड में धीमे धीमे बढ़ता है। ये क्या करता है, एकदम से बहुत ही गति से बढ़ जाता है, ब्लड का शुगर बढ़ा देता है। ये क्या करता है, धीमे गति से भी जाता है, और कॉम्प्लेक्स है तो वो शरीर में हमें फुलनेस देता है और लंबे समय तक एनर्जी भी देता रहता है। तो एक भरा भरापन सा हमको लगता है और लंबे समय तक एनर्जी भी मिलती है। लेकिन ये क्या करता है, क्रैशिंग फीलिंग, एकदम से एनर्जी चढ़ गई है, एकदम एक्टिव लगा है, एकदम से डाउन हो गया है, से लाइक एक
एक घंटे में, 2 घंटे में हमें लगता है कि मैं तो थक गया हूँ, फिर से मुझे कुछ खाना है, तो उसको बताएंगे। जो डाउन हो जाते हैं, फटीग सा लगता है इमीडिएटली, वो है क्रैशिंग फीलिंग। बाद में है कॉम्प्लेक्स जो रहते हैं, वो लेस प्रोसेस रहते हैं। सिंपल वाले हमें पता है रिफाइन रिफाइन करके वो प्रोसेस होके सिंपल हो जाते हैं। इसमें फाइबर ज्यादा रहता है, इसीलिए ये हमें धीमे धीमे एनर्जी देता रहता है। इसमें फाइबर नहीं रहता है, ये क्या करता है, धीमे हमें एनर्जी देता जा रहा है, लंबे समय के लिए एनर्जी देता जा रहा है, तो हमारा परफॉर्मेंस जो है, हमारी एक्टिविटी जो है, वो लंबे समय के लिए बनी रही है। लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, परफॉर्मेंस जो है एकदम से तो एक्टिव लगता है, थोड़ी देर के लिए आप एक्टिव रहोगे, लेकिन बाद में आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। फिर क्या है, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर रहते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, उसमें अलग अलग लेयर्स रहते हैं और उनमें भी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन रहते हैं। इनमें नहीं रहते हैं क्योंकि हमने सारी जो लेयर्स है, सारी जो परतें हैं, वो हटा दी है। एग्जाम्पल जानने हैं तो वो है कैरेट्स, आपके ब्रेड्स जो है, वाइट ब्रेड, बनाना, ब्राउन राइस, ये हो गए हैं हमारे, सॉरी, होल ग्रेन ब्रेड, सॉरी। यहाँ आप फिर से समझ लीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स का अगर हमें उदाहरण देना है तो कैरेट्स, वेजिटेबल्स में हम बता रहे हैं होल ग्रेन ब्रेड, नॉट द वाइट ब्रेड, ठीक है। तो होल ग्रेन का जो ब्रेड है उसमें थोड़ी मात्रा ये भी रहती है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की। बनाना है, ओट है, ब्राउन राइस है। ब्राउन राइस आपने देखा होगा कि एक लेयर रहता है उसके ऊपर। और उसके कंपैरिजन में सिंपल कार्ब्स के एग्जांपल देखेंगे तो केक है, शुगर है, फ्रूट जूसेस है, कि बस ले लो और इमीडिएटली आपका शुगर बढ़ जाएगा। तो क्वालिटी जब हमें जाननी है, कॉम्प्लेक्स वर्सेस सिंपल हमने जान लिया है, अब जब क्वालिटी हमें और आगे जाके देखना है तो क्या हमें जानना है। एग्जाम्पल लेंगे एक वाटरमेलन का और समझेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और ग्लाइसेमिक लोड क्या है। अब इसको जानने के लिए समझेंगे, एक उदाहरण ले लीजिए। एक कार है ज, जो शुरू हुई है और एकदम जलद गति से चली गई है, रुक गई है, वो है हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कि बताता है कि कितना जल्दी हमारे रक्त प्रवाह में शुगर का स्पाइक हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, कितना स्पीड से बढ़ जाएगा, कितना गति से बढ़ जाएगा। तो उसको जो है 0 से लेके 100 तक मार्क किया गया है, जिसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है, बोलते हैं। जो इंडेक्स हमें बताता है कि कोई पर्टिकुलर खाना अगर हम खाते हैं तो वो कितना क्विकली, कितना गतिशील तरीके से हमारी ब्लड शुगर को बढ़ा देगा। तो जितना ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहेगा, जितना हाई रहेगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, 100 हाईएस्ट नंबर है, यहाँ पे हमने 80 दिखाया है, जितना हाई है वो उतना अच्छा नहीं है आपके लिए। तो क्या हो जाता है, वाटरमेलन को, पूरे वाटरमेलन को आप अगर लेते हो तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, जो कि 80 है। अब समझेंगे क्या है ग्लाइसेमिक लोड। अभी कार हमने जानी है कि जो एक स्पीड से आई है और थोड़े ही डिस्टेंस पे जाके रुक गई है, तो इसने क्या किया, गति तो बढ़ा दी, लेकिन वो ज्यादा समय तक चल नहीं पाई है। अब ग्लाइसेमिक लोड को समझ लीजिए कि कार जो कि शुरू तो हुई है लेकिन थोड़ा लंबे समय तक जा पा रही है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी है। तो ग्लाइसेमिक लोड जो है वो हमें समझ में आता है, ग्लाइसेमिक, ये कैलकुलेशन है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का, कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कितना है, कि वो कितना जल्द हमें शुगर को बढ़ाएगा और कितना दूर तक लेके जाएगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें कितनी है। तो एक पूरा वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप उसको एक पीस में लोगे, उसका बस एक पीस आप लेने वाले हो, तो वो जो सर्विंग है वो बताती है हमें कि उसका ग्लाइसेमिक लोड, मतलब जो शरीर में घुलनशीलता है उसकी, वो कम करते हुए वो जो है थोड़ा लंबे समय तक हमें एनर्जी देता है। तो ये 5 जो इसका नंबर है, इंडिकेशन, ये है लो की तरफ। तो पूरा वाटरमेलन का इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, लेकिन एक सर्विंग अगर हम उसका लेते हैं वाटरमेलन का, तो उसका ग्लाइसेमिक लोड कम है, तो हम उसका आनंद ले सकते हैं छोटी मात्रा में लेते हुए। तो सर्विंग को हमें देखना है, एज अ होल नहीं देखना है। तो चलिए जानते हैं थोड़ा डिटेल तरीके से कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ये मेजर है समझने के लिए कि कितना जल्द गति से हमारे
शरीर में, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और उसका रेफरेंस जो है, मतलब इसको कोई भी खाने को किसके साथ में कंपेयर किया गया है, तो उसको ग्लूकोज के साथ में कंपेयर किया गया है कि एक ग्लूकोज का पाउडर अगर हम लेते हैं तो कितना जल्दी हमारा शुगर बढ़ता है खून में। और कोई पर्टिकुलर खाना अगर हम खाते हैं तो उस वो कितना जल्दी हमारा शुगर को बढ़ा देते हैं। तो जिसमें फाइबर रहेगा वो थोड़ा कम मात्रा में शुगर को बढ़ा देगा। तो ये जो है लो हम समझेंगे 0 से 55 तक। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स से 55 to 69 तक। 70 से अगर ऊपर है तो वो हाई है। ग्लाइसेमिक लोड क्या है? ग्लाइसेमिक लोड हमें दोनों चीजों को बताता है। ये बताता है क्वांटिटी भी कार्बोहाइड्रेट का और क्वालिटी भी कार्बोहाइड्रेट का। तो ये जो है हमें एक एक्यूरेट मेजर बताता है कि कैसे एक पर्टिकुलर चीज को एक पर्टिकुलर मात्रा में हम अगर लेते हैं तो वो मात्रा जो है वो हमारे शरीर में ब्लड की शुगर को कैसे बढ़ाएगी और कैसे धीमी तरीके से बढ़ा सकती है। तो जो जो चीजें ग्लाइसेमिक लोड जिनका 110 तक है वो लो बताई गई है, जो हमारे लिए अच्छी मानी गई है। बाद में 11 से 19 अगर है तो वो मीडियम ग्लाइसेमिक लोड बताया गया है। जो 20 ऊपर है उनको हाई ग्लाइसेमिक लोड बताया गया है। तो लो ग्लाइसेमिक लोड रहना, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहना कभी भी हमारे लिए अच्छा समझना चाहिए। तो जानेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड हमने जान लिया, लेकिन हमारी रोज की जिंदगी में हम जो चीजें बहुत ही फ्रिक्वेंटली खाते हैं, जो कि हमारा ब्रेकफास्ट है, क्या उनका ग्लाइसेमिक लोड, उसका ग्लाइसेमिक लोड क्या, सॉरी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या ज्यादा है या कम है? तो व्हाइट ब्रेड, ब्रेड बटर जैम बहुत सारे लोग खाते हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। मार्केट में बहुत सारे आते हैं सीरियल्स जो बताते हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो वो उसका भी कितना है, 80 से ज्यादा है, तो ये वेरी हाई है। इडली जो कि ज्यादा उसमें कंपेरेटिवली हेल्दी मान सकते हैं हम, क्योंकि उसमें उतनी ही मात्रा में हमने दालें भी डाली रहती है, तो वो फर्मेंटेड भी रहता है, तो हेल्दी माना जाता है। लेकिन उसमें आपको जो है कोई और चीजें ऐड करनी चाहिए, जैसे वेजिटेबल, जो हेल्प करेगा हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करने के लिए। इंस्टेंट ओट्स समय तो बचा लेगा, लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ा देगा। तो ये हो गए एग्जाम्पल, थोड़ा आई ओपनिंग है कि कैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना हम रोज खाते हैं। तो इसको बदलने की जरूरत है, इसको मॉडिफाई और इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। इम्प्रोवाइज कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, लेकिन फिर से समझ लेंगे कि क्या हो जाता है जब हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेते हैं और जब हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेते हैं। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना अगर खाते हैं तो समझ लीजिए कि एक फव्वारा है गार्डन का, जो कि धीमे धीमे पौधों को पानी दे रहा है। तो क्या होगा, धीमे धीमे जा रहा है तो पौधे भी उसको ले पा रहे हैं और वो फल फूल रहे हैं। तो धीमा सप्लाई हमेशा अच्छा रहेगा। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाना क्या करता है, धीमा सप्लाई देता है हमारे ब्लड में शुगर का। उसी के विरुद्ध देखेंगे तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना क्या करता है, क्विकली आपके शरीर में चीनी की मात्रा रक्त में बढ़ा देता है। तो ये हाई पावर वाले फव्वारे के जैसे समझ लो कि जिसने ना एकदम से पानी दे दिया है हर जगह, और प्लांट तो उसको ले नहीं पाए हैं, तो प्लांट तो बढ़ने की जगह कीचड़ ही निर्माण हो गया है। तो ये हमारे शरीर को मदद नहीं हो पाई है, हानि हुई है बल्कि। तो ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जानेंगे कि ये अगर इम्पैक्ट होते हैं हमारे शरीर के ऊपर, अगर हम कीचड़ बता रहे हैं हो रहा है, पोषण नहीं दे पा रहा है और हेल्थ इम्पैक्ट दे रहा है नेगेटिवली, तो क्या होता है। सिंपल स्टार्च जब हम लेते हैं तो हमारा ये तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो तो हाई रहेगा हमेशा। उससे क्या होगा, शरीर में, ब्लड में जो है, रक्त में हमारे शुगर की मात्रा एकदम से बढ़ जाएगी, एनर्जी भी बढ़ जाएगी। लेकिन एनर्जी के साथ साथ में तभी के लिए आपको हाई एनर्जी लगेगी, बहुत भरपेट खाना है, खाया है ऐसे लगेगा, लेकिन उतना ही इमिडिएटली एनर्जी और सटाइटी दोनों भी ड्रॉप डाउन हो जाएगा, दोनों भी सडनली कम हो जाएंगे। इंसुलिन का रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि जब आप एक साथ इतना ट्रैफिक जाम कर रहे हो तो सेल उसको ले नहीं पाएगा। इंसुलिन जो है वो एक्टिव नहीं रहेगा, रेजिस्ट करेगा, और वो ग्लूकोज को जो है वो सेल्स में एंटर नहीं होने देगा।
साथ ही साथ वो नेक्स्ट क्या इम्पैक्ट करता है, आपके वजन को भी बढ़ाता है, आपके फैट को भी बढ़ाता है, और आपके मसल मास को भी रिड्यूस कर देता है, मसल मास को बढ़ने नहीं देता है। और मेटाबॉलिक कंडीशंस, मतलब जैसे धीमे धीमे शुगर की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ती जाती है तो दूसरे दूसरे मेटाबॉलिक कंडीशंस आते हैं, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है सही तरीके से, तो उसके वजह से जो भी कंडीशंस आते हैं हेल्थ के इश्यूज, उसको हम मेटाबॉलिक कंडीशंस यहाँ बताएंगे। आगे जानेंगे कि अगर ये हानिकारक है, जैसे मैंने बताया कि इस तरीके का अगर आप लेते हो सिंपल कार्ब्स या कार्ब्स जो कि रिफाइंड है, तो वो हमें नुकसान कर रहा है। तो क्या कोई तरीके हैं, अगर आपके माइंड में कोई तरीके आते हैं तो आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं चैट बॉक्स में, और उसके बाद में मैं जो है मैं आपको बताऊंगी कि कौन से दूसरे तरीके हैं जो हमें बहुत ही फायदेमंद रह सकते हैं हमारे स्टार्चेस को यूज करने के लिए। तो आपको आपके फेवरेट फूड को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन आपको उसका आनंद भी लेना है, लेकिन कैसे हेल्दी तरीके से हम ले सकते हैं। ठीक है, चंद्रा जी ने बताया है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को अगर हम यूज करेंगे तो हम उसका आनंद भी ले पाएंगे, और सिंपल कार्ब्स को उसके बदले मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके बदले में जहां रिप्लेस करेंगे हम कॉम्प्लेक्स को यूज करेंगे और सिंपल को रोक देंगे। वेजिटेबल्स विजयन जी ने बताया है, वेरी नाइस। वियान जी ने बताया है, वेरी नाइस, वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जिससे फाइबर ऐड करेंगे, प्रोटीन ऐड करेंगे, जो मीना जी ने बताया, मीना शर्मा जी ने, संतोष जी ने बताया है प्रोटीन फाइबर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, फाइबर सुनील कुमार जी ने बताया है, वेरी नाइस। कोकिला जी ने बताया है, यस फाइबर को मिक्स रहेगा, कॉम्प्लेक्स, मोहनलाल जी ने बताया मिलेट्स को ऐड करेंगे, वेरी नाइस, यस, सो ट्रू। तो जानेंगे कि तीन मेन तरीके हैं, आपको पहले ही जवाब पता है लेकिन थोड़ा उसका साइंस मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि तीन तरीके हैं जिससे हम हमारे मील्स को न्यूट्रीफाई कर सकते हैं। एक थोड़ा सा साइंस यहाँ पे है, आसान तरीके से मैं बताऊंगी कि क्या हो जाता है। पहला फॉर्म है, हम इसको साइंटिफिक टर्म में बताते हैं स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन। तो स्टार्ची फूड जो है, जैसे हमारा आलू है, हमारा राइस है, हम उसको यूज करेंगे, उसका आनंद लेंगे, लेकिन कैसे? तो उसके पहले जानेंगे कि वो क्या एक्ट करता है जब हम उनको पका रहे हैं। तो आप समझ लो कि आपने आपके राइस को या आपके पोटैटो को पकाया है, तो ये हो गए है हीट के साथ में, जब स्टार्च के मॉलिक्यूल्स है, ग्रैन्यूल्स है, वो उसके साथ में उसका क्या रिएक्शन होता है। तो स्टार्च के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, जब हम उनको हीट कर रहे हैं तो वो पानी लेते हैं लेते हैं लेते हैं, ले रहे हैं, एब्सॉर्ब हो रहा है, फूलते जा रहे हैं फूलते जा रहे हैं, तो एक ऐसा स्टेज आता है कुकिंग के टाइम पे कि वो बर्स्ट हो जाते हैं। और बर्स्ट होके क्या हो जाता है, वो जिलेटिनाइज हो जाता है, क्योंकि उसमें से मॉलिक्यूल निकले हैं, और मॉलिक्यूल निकल के जो पानी का अंश था उसको उसने थिक बना दिया है, उसको हम जिलेटिनाइजेशन बताते हैं। बहुत हम सभी को पता है कि जैसे साबूदाना है, बहुत सारे लोगों को साबूदाना पता होगा, जब हम खीर बनाते हैं तो थिक बन जाता है। कैसे थिक बन जाता है? फूलता है बर्स्ट हो जाता है और पानी को थिक बनाता है, तो हमको खीर जो है गाढ़ी मिलती है। तो ये है जिलेटिनाइजेशन। अब क्या हो जाता है, जब ये ग्रैन्यूल्स पानी को एब्सॉर्ब करते हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिलेटिनाइजेशन हो जाता है। अब जब हम उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद में क्या होता है, वो फिर से अपने नॉर्मल शेप में नहीं जाते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर एक थोड़ा सा डिफरेंट तो हो जाता है, लेकिन एक घना हो जाता है। मतलब वो क्या करता है कि शरीर को डाइजेशन करने के लिए डिफिकल्टी करता है ठंडा हो जाने के बाद में, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, हार्ड हो गया है शरीर को डाइजेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुकिंग में जो है हमारा क्रूड स्टार्च हमने दिया था जो कि अनकुक था, कुक करने के बाद में जिलेटिनाइज हो गया, डाइजेस्टेबल हो गया, आसान से घुल मिल गया। लेकिन अगर इसको हम गरम गरम ना खाते हुए ठंडा करके खा ले तो क्या हो जाएगा, वो रेजिस्टेंट स्टार्च में ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो है ये है हमारा सी वाला रेजिस्टेंस स्टार्च, रेट्रोग्रेड हो गया है, ये आसान नहीं है शरीर को अभी डाइजेस्ट करने के लिए।
ठीक है। एक एग्जाम्पल पोटैटो का लेते हैं कि जब हमने पोटैटो को कुक कर लिया, जो स्टडी ने बताया है हमें, और फिर उसको ठंडा कर लिया। अब ठंडा करने के बाद में देखा कि ये शरीर में डाइजेशन कैसे करता है, उसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल हमें क्या बताता है। तो ये देखा गया कि ऐसा ठंडा किया हुआ अगर पोटैटो हमने यूज किया है तो क्या हुआ है, ये आलू हमें स्टार्च का ब्रेकडाउन इसका आंतों में कम हो गया है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड इसका कम हो गया है। और क्या कम हुआ है, इसका स्टार्च का कंटेंट जो है वो टोटली कम हो गया है, और शरीर को जो कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होना था वो भी कम हो गया है। लेकिन क्या बढ़ गया है, अमाइलोज और रेजिस्टेंस स्टार्च, ये दोनों भी चीजें ये है कि ये ऐसे फॉर्म में अभी कन्वर्ट कर दिए हैं इस आलू को, जो कि आंतों को डाइजेस्ट करने के लिए डिफिकल्ट है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि भाई मुझे आलू बहुत पसंद है, मुझे मेरा राइस बहुत पसंद है, लेकिन मैं डायबिटीज है या वजन बढ़ सकता है इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि उसको पकाया हुआ है, उसको ठंडा कर लो, ठंडा अच्छे तरीके से ठंडा कर लो जिससे कि ये रेट्रोग्रेड हो जाए, और उसके बाद में आप ठंडा होने के बाद में इसका आनंद ले सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव हो गया, हमने न्यूट्रिशियस उसको बना दिया है अभी। दूसरा हमारा उपाय है कि कैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशियस बनाना है, तो फाइबर ऐड करके, जो कि आप लोगों ने जवाब पहले ही मुझे दे दिया है। तो एक क्लिनिकल स्टडी देखी गई है कि कैसे जब फाइबर को ऐड किया गया है खाने में तो वो हेल्पफुल रहा है। तो आप जैसे ये ग्राफ देख पा रहे हो और ये इमेज आप देख पा रहे हो कि पहले तो उन्होंने दिया सिंपल ग्लूकोज, गया है पेट में, पेट में जाने के बाद में सिंपल ग्लूकोज है, उसमें तो कोई डाइजेशन नहीं चाहिए, वो स्ट्रेट अवे चला गया ब्लड फ्लो में। ये जा रहा है रेड एरोस, ये जा रहे हैं ब्लड फ्लो में। फिर दूसरा कंपैरिजन उन्होंने ये किया कि ग्लूकोज में फाइबर को ऐड कर दिया, अब गया है पेट में। अब जो है पीले वाले है ग्लूकोज, और जो स्काई ब्लू कलर वाले हैं वो है फाइबर। अब क्या हो रहा है, आप अगर देखोगे तो वो जो है धीमे तरीके से, क्योंकि फाइबर उसको कवर कर रहा है, और एक छोटा छोटा पीला वाला मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का है, एक छोटा छोटा धीमे धीमे बाहर छोड़ रहे हैं। तो ये दोनों बंदों ने इसको कवर कर लिया है, तो अभी इसलिए क्या वो धीमे से जा रहा है। तो आप ग्राफ में भी ये क्लिनिकल स्टडी का बहुत क्लियरली देख पा रहे हो कि ब्लू ग्राफ जो है वो ओनली ग्लूकोज है जो एकदम से बढ़ गया है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा खून में बढ़ गई है और फिर डाउन हो रही है, कंपेरेटिव टू जिसमें फाइबर है ऑरेंज कलर का, जिसमें कि धीमे बढ़ी है और धीमे धीमे कम होती जा रही है। तो कंपेरेटिवली जब आप फाइबर को ऐड करेंगे तो हमें फटीग कम लगेगा, क्योंकि एनर्जी सस्टेन्ड है, एनर्जी रुकी नहीं है, धीमे 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 पर्टिकुलर टाइम के बाद में हमें मिलती जा रही है, तो थकान नहीं महसूस होगी, एनर्जी बनी रहेगी, डाइट की हमारी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, और डाइजेशन का फीलिंग भी हमारा अच्छा हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका था। चलते हैं तीसरे तरीके के ऊपर, जो है कि प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन में भी एक स्टडी देखी गई है कि जो स्क्वायर वाले बॉक्सेस ग्राफ आप देख पा रहे हो, जिसमें जहां मेरा कर्सर है उसमें क्या है, ये है हमारा ओनली ग्लूकोज जब लिया है तो एकदम से शुगर की मात्रा खून में बढ़ गई है। लेकिन उन्होंने दूसरा स्टडी ये भी किया है कि उन्होंने जब प्रोटीन भी साथ में मिला लिया है तो क्या हो गया, प्रोटीन का कंजम्पशन, मतलब एक नॉर्मल हमने खाना खाया है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा था, लेकिन साथ ही साथ हमने ये किया कि प्रोटीन को भी इन्वॉल्व कर लिया ब्रेकफास्ट के टाइम पे। तो क्या हो गया कि तब प्रोटीन ने क्या किया, बाइंड कर लिया और इसको ग्लूकोज को, एंड उसका जो पिक होना था या ग्लूकोज की मात्रा जो शुगर में बढ़नी थी उसको धीमा कर दिया। अब धीमा करते करते इतना धीमा कर दिया कि खाने के बाद में भी इसका परिणाम देख पा रहे हैं हम। अब कहाँ तक देख पा रहे हैं, सेकेंड मील इफेक्ट तक, मतलब सुबह जो मैंने प्रोटीन अगर लिया है तो वो प्रोटीन मुझे सस्टेन एनर्जी तो दे रहा है, एकदम से ग्लूकोज की मात्रा खून में नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या कर रहा है, मेरे दूसरे खाने के समय में भी मेरे शुगर की स्पाइक को वो रोक रहा है, मेरे शरीर में खून में ग्लूकोज की मात्रा को एकदम नहीं बढ़ने दे रहा है, धीमे 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 उसका सप्लाई वो मुझे दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, हम ब्रेकफास्ट में प्रोटीन को ऐड करेंगे तो हम हमारे कार्बोहाइड्रेट का आनंद ले सकते हैं सटाइटी के साथ में, मेंटल परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा और हमारा कैलोरी का कंट्रोल भी हो जाएगा। तो तीन चीजें हमने जानी है कि कैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट को न्यूट्रीफाई कर सकते हैं।
अब जानेंगे कि सुबह में ये क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने जाना प्रोटीन जो है ये कार्बोहाइड्रेट की न्यूट्रिशियसनेस बढ़ा देगा। ये सुबह के समय पे मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहता है, अग्नि स्ट्रांग रहता है, उस समय पे आप लेते हो तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। समय पे अगर आप खाना देते हो तो हमारे आंतों के जो हमारे फ्रेंड्स गुड बैक्टीरियाज है उनको भी मदद करेगा अच्छे रहने के लिए। और हमें पता है कि सुबह के समय पे हमारा इंसुलिन का एक्शन स्ट्रांग रहता है और वो ग्लूकोज को एब्सॉर्ब कर पाता है, यूटिलाइज कर पाता है। तो इसीलिए हमें सुबह के समय में कार्बोहाइड्रेट अलोंग विद द प्रोटीन एंड फाइबर लेना जरूरी हो जाता है। आगे समझेंगे कि कैसे ये हमारे बॉडी क्लॉक को इम्प्रोवाइज करता है। तो ये हमें ऐसे हेल्प करता है तीन तरीके से। पहले तो है हमारा काम बढ़ाएगा, स्लीपीनेस को कम कराएगा, स्ट्रेस हार्मोन को कम करेगा, साथ ही साथ हमारा वर्कलोड का जो स्ट्रेस हमें होता है उसको कम करेगा। दूसरा बात ये है कि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, इम्प्रूव करेगा, और सेटाइटी और मेटाबॉलिक हेल्थ को करेगा। कैसे? हमें पता है कि वो इंसुलिन के रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है जब हम कार्ब्स को कॉम्प्लेक्स वाले फॉर्म में लेते हैं। कैलोरी का कंट्रोल करता है, फैट का ऑक्सीडेशन या फैट का मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलराइज करता है। तीसरा फायदा ये हमें मेंटल परफॉर्मेंस के बेसिस पे देता है, जिसमें कि हमारी मेमोरी को यूजफुल रहता है, अलर्टनेस को बनाए रखता है और हमारा रिस्पॉन्सिवनेस, चीजों को रिस्पॉन्ड करने की हमारी कैपेसिटी भी बनाए रखता है। तो ये फायदे हो गए। कैसे? कार्बोहाइड्रेट अगर सही समय पे आप देते हो तो आपके बॉडी क्लॉक को बनाए रखेगा, और साथ ही ये सेकेंड मील इफेक्ट में भी फायदा देगा। तो एक स्टडी की है जिसमें कि लोगों को दिया है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जिनमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाना दिया गया उनमें देखा गया कि दुगुना जो है ब्लड शुगर बढ़ गया। कंपैरेटिवली जिनमें लो दिया गया उनमें क्या हो गया है कि रिडक्शन जो है ब्लड शुगर का वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया है। साथ ही साथ इसका इफेक्ट हमें दूसरे खाने तक भी मिला है, जिसमें कि आगे के खाने का ब्लड शुगर लेवल जो है वो बना हुआ देखा गया है। कैसे काम किया इसने? इसने ऐसे काम किया कि इसने ब्लड कर दिया, मतलब काट दिया शुगर का स्पाइक बढ़ने से, शुगर ब्लड में, ब्लड फ्लो में उसको काट दिया तो वो वहां ब्लंट हो गया। दूसरा है स्लो ग्लूकोज रिलीज करना शुरू कर दिया, इससे हमें कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई मिलता रहा। कैलोरी का इंटेक जो है उसको भी कंट्रोल कर दिया और भरा पूरापन सा लगने लगा। तो सेटाइटी, फुलनेस का फीलिंग जो है वो बनाया रहा हमारा। अब जो है बॉडी क्लॉक क्लॉक के हिसाब से जब देखा गया तो सुबह के समय पे जब हमने ब्रेकफास्ट में फाइबर लिया है, क्योंकि वो भी कार्बोहाइड्रेट है, तो उसने क्या फायदा दिया है कि नेक्स्ट हमारा फूड का इंटेक, ये सारे क्लिनिकल स्टडीज है जो इंसानों के ऊपर किए गए हैं, तो उसमें देखा गया है कि कैसे फूड का इंटेक हमारा कम हुआ है, हमारा फीलिंग ऑफ फुलनेस, सटाइटी कैसे बनी रही है, तृप्ति जो रहती है वो बनाई रही है। ये ब्लड शुगर के लेवल को कैसे हमें हेल्पफुल है और कंट्रोल करता है इफेक्टिवली। और साथ ही साथ जो हमारा गैस्ट्रिक का एम्पटिंग टाइम है, एक खाना खाने के बाद एक पर्टिकुलर समय के बाद में हमारा स्टमक जो है वो खाली हो जाता है, लेकिन उसको कैसे इसने कंट्रोल किया। अब इसी के साथ में जानेंगे कि किन चीजों को किसके साथ में हमें स्वाइप करना है ताकि हम हमारे खाने को एंजॉय करें, उसको बिना रोके लेकिन हेल्दी भी बनाए। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगी, आलू परोठा को आप पनीर के साथ में, प्रोटीन है, दाल या वेजिटेबल्स के साथ में फाइबर्स है, प्रोटीन्स है, उनके साथ में अगर आप परोठा बनाओगे तो आलू परोठे के बदले में पनीर या दाल या वेज परोठा लोगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसी तरीके से व्हाइट ब्रेड को आपको होल ब्रेड के साथ में लेना है, वड़ा पाव के बदले में आप इडली सांभर ले सकते हो, आइसक्रीम के बदले में योगर्ट, फ्रूट जूसेस के बदले में होल फ्रूट, भाई निसर्ग से अगर आया है तो एज इट इज आप ले लो इसे। तो ये चीजें होती है। अभी जानेंगे कि फूड पेयरिंग वो भी न्यूट्रिशियस बनाता है। तो हमने जाना है कि कैसे प्रोटीन और फाइबर के साथ में मिलेगा तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम कम कर सकते हैं। होल ग्रेन्स और लेग्यूम को यूज कर सकते हैं। एडिंग स्टार्ची वेजिटेबल्स उनको हम ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स जो नॉन स्टार्ची है तो उनको ऐड करेंगे तो भी हमें अच्छा फायदा मिलेगा। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ऑप्शंस हमने देखना है, और हमारा कुकिंग का टेक्निक्स जो है वो हमें सही कर लेना है ताकि हम उसका आनंद ले पाए। अब जो है आपको कुछ टिप्स, आप फाइबर का इंटेक बढ़ा सकते हो। आपको
होल ग्रेन्स लेना है, रिफाइंड ग्रेन्स नहीं लेने हैं। आपको ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं, इससे फाइबर बढ़ेगा। आपको स्नैक्स में नट्स है, सीड्स है, जैसे फ्लैक्स सीड्स है, ड्राई फ्रूट्स है, उनको आपको लेना है। आपको बीन्स, लेंटिल्स, पीज, इनका उपयोग ज्यादा करना है। साथ ही साथ जैसे मैंने फ्लैक्स सीड बताया, इसका आप आपके स्मूदीज में, आपके ड्रिंक्स में उसका यूज कर सकते हो। और पानी जरूर से पीना है। जब फाइबर हम लेते हैं तो पानी पीना उतना ही जरूरी है, क्योंकि वो फूलता है। जितना पानी ज्यादा पियोगे उतना फाइबर हमें फायदा करेगा। अब समय आ गया है हेल्दी हैबिट का। तो आज का हमारा सत्र खत्म होने वाला है, लेकिन आपको ये हैबिट आज ही शुरू करनी है कि कैसे आपको आपका फाइबर रिच ब्रेकफास्ट होना चाहिए, कि आपका हेल्दी टोन बना रहे पूरे दिन के लिए। इसके लिए क्या करना है, ये अगर मुझे करना है तो मुझे आज ही प्लानिंग करना पड़ेगा कि मेरा आगे वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो आगे वाले सप्ताह के लिए मुझे आज ही देखना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या खाने खाने में क्या क्या चीजें जमा करके रखनी है मेरे घर में। तो इसका प्री प्लानिंग रहना बहुत जरूरी है। तो आग्रह करूंगी कि ये हेल्दी हैबिट आज से ही शुरू करिएगा, आपका प्लानिंग बनाए रखिएगा। इसी के साथ में हमारा शाइन का टाइम आ गया है, तो आपको स्टार्ट करना है। सभी को थैंक यू बोलते हुए पॉजिटिविटी के साथ में आपको न्यूट्रिशन लेना है। आपका प्रोटीन ड्रिंक लेके गट मॉर्निंग करना है, सभी को शेयर करके अच्छा इंटेंट रखना है कि मैंने जो भी डेली हैबिट्स है वो मुझे कंटिन्यू करनी है। नया लर्निंग है मेरे हेल्थ के बारे में, उसको सीखने के साथ साथ मुझे आत्मसात भी करना है, उपयोग भी करना है। एक्सरसाइज जरूर से करिएगा, डॉक्टर श्याम ने बहुत सुंदर हमें स्टडी बताई है। और इसी के साथ में समय आ गया है हमारा रेसिपी ऑफ द डे का। तो मैं आपको आज रेसिपी ऑफ द डे बताना चाहूंगी। तो मैं जाती हूँ मेरे प्रेजेंटेशन के ऊपर, जो है मेरा रेसिपी ऑफ द डे। यस, इसको मैं फिर से शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। और हम जाने वाले हैं अभी। यस, हमारा रेसिपी शुरू हो रहा है, जो है ग्रीन ग्रेप्स के साथ में। शेयर करूंगी स्क्रीन। चलिए, तो बहुत ही सुंदर रेसिपी थी। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि फ्रूट जूसेस को जो है आपको फाइबर को ऐड करेंगे तो आपके फ्रूट जूस का भी आप फायदा ले सकते हो। और आज की दूसरी रेसिपी जो है वो है हमारी मूंग दाल चीला, एक हेल्दी रेसिपी। तो हमने जाना कैसे दो रेसिपीज, एक है हमारा ड्रिंक का और एक है हमारा मूंग दाल चिला का, कि इतने सुंदर तरीके से उसको हम यूज कर पाए हैं। और फाइबर और प्रोटीन ऐड करने के बाद में उसका हेल्थ वो और भी न्यूट्रिशियस हो पाया है। तो इसी के साथ में हमारा टाइम है आज के एक्सरसाइज का। तो जानेंगे एक्सरसाइज आज की। मीनल के साथ। A very happy
गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम सीखने वाले हैं डेड बग। ये कोर वर्कआउट है और बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है उन सभी लोगों के लिए जिनको कोर स्ट्रेंथ नहीं समझ आती है, या जिनको समझ नहीं आता है कि कोर होता क्या है। ये आपकी वो सारी की सारी मांसपेशियां हैं जो आपके चेस्ट से लेकर आपके पेल्विक फ्लोर तक रहती हैं, और इनका वर्कआउट हम मैट पे लेट के कैसे कर सकते हैं। तो जिनको स्पाइन में इन्फ्लेमेशन रहती है, बहुत लंबा बैठने के कारण कमर में दर्द रहता है, उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। तो आइए मैट पे चलते हैं और सीखते हैं हम आज का वर्कआउट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वर्कआउट। डेड बग के लिए आप मैट पे लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट ऊपर लेकर आएंगे और अपने लेग्स को 90 डिग्री पे रखेंगे। 90 डिग्री मतलब ना तो ये नीचे गिरेंगी और ना ही इसके ऊपर आप अपने घुटनों को अंदर की तरफ लेकर आएंगे। लेग्स को भी 90 डिग्री पे, हैंड्स को भी 90 डिग्री पे। अब आप अपना ऑपोजिट हैंड एंड ऑपोजिट लेग को पूरा खींचते हुए सीधा नीचे लेकर जाएंगे, फिर वापस सेंटर पे लेकर आएंगे, फिर ऑपोजिट हैंड और ऑपोजिट लेग को पूरा खींचते हुए नीचे लेकर जाएंगे और फिर वापस लेकर आएंगे। दिखने में ये बहुत सिंपल है, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा कि ये सिर्फ आपकी कोर स्ट्रेंथ के लिए नहीं, आपके ब्रेन के लिए भी एक अच्छा सा टीजर है। अगेन स्ट्रेच करते हुए पूरा पीछे और फिर वापस, फिर स्ट्रेच करते हुए पूरा पीछे और फिर वापस। इस तरह से आप 15 रेप्स करते हुए 3 सेट करेंगे डेड बग के। अब इसके अंदर आपकी कोर कैसे एंगेज हो रही है। जब आप इस तरह से स्ट्रेच करते हैं तो आपकी कोर मतलब आपकी चेस्ट से लेकर आपकी लोअर पेल्विक मसल्स तक जितनी भी मसल्स है ना, पूरे अच्छे से खिंच रही हैं। नॉट जस्ट द लोअर एब्स, अपर एब्स एज वेल। और इस तरह से जब आप वापस आते हैं और फिर वापस नीचे जाते हैं तो आपके कोर का बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट होता है। तो वो सभी के सभी लोग जिनको ये प्रॉब्लम है कि आपका पाउच जो यहाँ पर पोस्ट प्रेगनेंसी या बियर बेली के कारण नहीं जा रहा है, तो ये वर्कआउट बहुत इफेक्टिव होने वाला है। और वो सभी लोग जो हैंड एंड लेग का कोऑर्डिनेशन एकदम से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कमर में दर्द के कारण अभी दोनों हाथ और लेग्स को साथ मूव नहीं कर पा रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली ओके। आप अपने हाथ को नीचे छोड़ सकते हैं और सिर्फ लेग की मूवमेंट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा स्ट्रेच करते हुए नीचे लेकर जाएंगे, वापस ऊपर, स्ट्रेच करते हुए नीचे, वापस ऊपर। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन आपकी कोर स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। फॉर ब्रीदिंग पैटर्न इन डेड बग, आप सांस को भरते हुए, लंबी गहरी सांस को भरते हुए डेड बग में आएंगे, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच करते हुए बाहर जाएंगे, फिर सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस भरते हुए अंदर और सांस छोड़ते हुए बाहर। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो एक इंटेंसिटी अप करके हम एक वर्कआउट कर सकते हैं जो है लेग रेजेस। इसमें आप अपने दोनों पाम्स को अपने हिप्स के नीचे रखेंगे, इनफैक्ट अपने लोअर लंबर स्पाइन में, मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी जहां पर आपकी एंड होती है ना, टेल बोन, वहां पर सपोर्ट देंगे इस तरह से। और उसके बाद लेग रेजेस करेंगे। ये लेग रेजेस बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस होती है बट कोर स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। आप अपने दोनों लेग्स को खींच के ऊपर लेकर जाएंगे और खींच के वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे। इस तरह से आप लेग रेजेस ऐड कर सकते हैं डेड बग के बाद। और लेग रेजेस के रेप्स तो मिनिमम 50 होने चाहिए और सेट्स होने चाहिए मिनिमम 3। एंड फॉर द ब्रेथ वर्क इन लेग रेजेस, सांस भरते हुए आप वापस आएंगे और सांस छोड़ते हुए आप नीचे जाएंगे। हम हमेशा सांस छोड़ते हुए ही क्यों नीचे जाते हैं, या सांस छोड़ते हुए एक्सटर्नल मूवमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका कोर अच्छे से एंगेज होता है। मतलब आपने सांस छोड़ दी तो आपकी नाभि अच्छे से सिकुड़ जाती है, आप हवा को बाहर छोड़ देते हैं, तब आपकी कोर पे एक अच्छी ग्रिप आती है। फिर सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए। इनफैक्ट अगर आप नाक से इस तरह से सांस नहीं ले सकते तो आप मुंह से सांस छोड़ सकते हैं पूरी पावर के साथ। और वापस, 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 वापस। आई होप आपको हमारा ये वर्कआउट अच्छे से समझ आ गया होगा और आप अब इसको रेगुलरली करने वाले हैं, एटलीस्ट 2 to 3 times in a week, और तब आप देख सकते हैं an amazing improvement in your core strength. Keep rocking!